चले तो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का जो है ये 8वां चैप्टर है। आप लोगों का 8वां चैप्टर है जिसका नाम है उषा। ठीक है, उषा नाम है। और ये उषा जो कविता है वो आप लोग जानते ही हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का जो है वर्णन किया गया है। हमारे कवियों के कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा ये अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो है और प्यारे प्यारे कलमों से जो है इस कविता को सजाने का काम किए हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, कवि का जो नाम है भाई मेरे, कवि का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। ये आप लोगों को पता होगा। और इनका जन्म होता है 13 जनवरी 1911 को। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 13 जनवरी 1911 को। और निधन हो जाता है 1993 को। कब हो जाता है निधन? 1993 को इनका निधन हो जाता है। और जन्म स्थान का बात किया जाए तो इनका जन्म स्थान इका लिखा गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था ना देहरादून। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे देहरा। ठीक है, देहरादून। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आप लोग ध्यान देंगे, देहरादून उत्तराखंड में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे जो इनकी माता का नाम था, माता का नाम, ठीक है, माता का नाम था प्रभुदेवी और पिता का नाम था मनोहर सिंह। माता का क्या नाम था? प्रभुदेवी और पिता का नाम था मनोहर सिंह। ठीक है, और मनोहर सिंह ये जो थे कलेक्ट्रेट में जो है, कलेक्ट्रेट में, ठीक है, पाठक पाठक और साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, यानी कि कलेक्ट्रेट में जो है पाठक थे। क्या थे? पाठक मतलब बोले तो रीडर। ठीक है, रीडर थे। क्या थे? रीडर मतलब पढ़ने वाला। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो होता है वहां पे ये रीडर का काम करते थे। और साहित्य प्रेमी भी थे। कौन? इनके पिताजी। किनके पिताजी? तो शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी। ठीक है, और इनके शिक्षा का बात किया जाए भैया, तो इनके शिक्षा का बात अगर हम करेंगे तो तुमनी लोग को बता दे, 1928 में हाई स्कूल पास किए, 1931 में इंटर पास किए, 1933 में बीए पास किए। कहां से? तो इलाहाबाद से। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो शमशेर बहादुर सिंह बीए कब पास किए? ठीक है, तो बीए पास किए 1933 में। कहां से पास किए? तो इलाहाबाद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1938 में एमए किए। किस भाषा से? तो अंग्रेजी विषय से जो है एमए किए थे। आगे की पढ़ाई जो है नहीं की। ठीक है, उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे क्या है? इनका यात्रा था 1978 में। 1978 में ये एक यात्रा की है। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की है। किसका यात्रा की है? सोवियत रूस का यात्रा की है। कब किए? तो 1978 में किए। कंप्लीट है। चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में देख ले। 1929 में जो है एक प्यारी सी कन्या धर्म देवी के साथ जो है इनका विवाह होता है। और ये विडंबना की बात कही है, जो इनकी पत्नी जो है 1933 में जो है मर जाती है, यानी कि इनकी पत्नी का जो है मृत्यु हो जाता है। कब होता है? तो 1933 में। उसके बाद क्या होता है? फिर परिवार विहीन हो जाते हैं और उनका जीवन जो है अनिश्चित हो जाता है, कोई निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और आगे इनकी वृत्ति के बारे में जो है दिया हुआ है, इनकी वृत्ति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वृत्ति रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर, कहानियां के संपादन कार्य से जुड़े। और ये सारी जो कहानियां हैं, इसके कहानियां के जो संपादन से ये सबसे जुड़े रहे। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो उर्दू हिंदी कोश के संपादन किसने किया? तो शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है और बढ़िया से याद रखना है। 1981 से लेकर के 1985 तक प्रेमचंद सृजन पीठ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे, बढ़िया से देखिएगा। 1981 से लेकर के 1985 तक प्रेमचंद सृजन पीठ में रहे। उसके बाद जो है विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन में है वहां के अध्यक्ष रहे हुए थे। आप लोगों को यह बात याद रखना है, जो विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। पूछेगा जो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे?
तो विक्रम विश्वविद्यालय, और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उज्जैन में है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखेंगे, और आगे इनकी कृति के बारे में दिया हुआ है। इनकी कृति के बारे में दिया हुआ है। क्रम 1932 से 33 में, 1932-33 में जो है लिखना शुरू किए। ठीक है। दूसरा सप्तक लिखे 1951 में, कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में। चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, ये आया 1975 में। इतने पास अपने 1980 में आया है। उदिता 1980 में। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए पूछ देगा चुका भी नहीं हूं मैं कब प्रकाशित हुआ? तो 1975। इतने पास अपने 1980 में प्रकाशित होता है। उदिता ऐसे पूछेगा उदिता किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। बात बोली कि कब प्रकाशित हुआ? तो 1981 में। काल तुझसे होड़ है मेरी कब प्रकाशित हुआ? तो 1982 में। टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश। ठीक है। ये सब जो है इनकी ही रचना है। देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, सुकून की तलाश, ये जो आप देख रहे हैं, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश। ठीक है। ये सब जो है भाई मेरे, ये सब गजल है। क्या है? गजल है। ठीक है। ये सब क्या है? गजल है। उसके बाद प्रतिनिधि कविताएं नामवर सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद सभी कविताएं, डायरी, विविध प्रकार के निबंध, आलोचना भी फुटकर रूप में, ये सब जो है इनकी प्रकाशित हुई है। डायरी हो गया, विविध प्रकार का निबंध हो गया, आलोचना हो गया, ये सब जो है प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जब प्रतिनिधि कविताएं की बात किया जाए तो ये था नामवर सिंह। ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में आप लोग आगे पढ़िएगा। चले, तो ये है आपका कविता उषा। क्या है? उषा। और इसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और कवि जो है बहुत ही बढ़िया जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किए हैं। और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जो कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कहना क्या चाह रहे हैं देखिएगा। कवि कहना क्या चाह रहे हैं देखिए। उषा कविता का नाम है। कवि कह रहे हैं प्रात नवता बहुत नीला शंख जैसे। कवि कह रहे हैं जे प्रात नवता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नव राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। लेखक कह रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, और किस समय का वर्णन करते हैं? जिस समय सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय हो रहा है। अब वहां का वर्णन करते हुए आप लोग ध्यान से देखे होंगे अगर सवेरे का समय में, तो देखिएगा जब सूरज उदय होने वाला रहता है, ठीक है, तो आकाश एकदम नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। और उस समय का जो दृश्य रहता है, कसम से कहिए तो देखने वाला रहता है। और इतना बढ़िया लगता है, इतना सुंदर लगता है। वो जो आदमी बढ़िया से दिखता होगा और जो राइटर टाइप का होगा, ठीक है, जो प्राकृतिक प्रेमी आदमी होगा, उसका मन जो है एकदम उसका दिल जो है एकदम खुश हो जाता होगा, मन एकदम गदगद हो जाता होगा। बताओ इतना सुंदर दृश्य है। तो कवि उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रात नभ था शंख जैसे, यानी कि जो सुबह का समय था, जिस समय सूर्योदय हो रहा था, उससे पहले का जो समय था नीला शंख जैसा था, नीला शंख के जैसा था। भोर का नभ, ठीक है, भोर का नभ। आगे कह रहे हैं लेखक राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है, अभी गीला पड़ा है। और लेखक कह रहे हैं ऐसे लग रहा था ना, नीला शंख के जैसा तो लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे राख से जो है चौका को लिप दिया गया है। चौका बोले तो आप लोग चूल्ही देखे होइएगा। गांव देहात में चूल्ही होता है, जिसको हमारे चाची हो, मम्मी हो, दादी हो, भाई हो, भाभी हो, बहन हो, ये सब क्या करती है, सवेरे उठने के बाद उसको बढ़िया से लीप देती है। बढ़िया से लिपने के बाद का जो दृश्य बनता है, उसको जो देखने लायक रहता है, वो देखिएगा बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। चूल्ही को जब लिप दिया जाता है और उसके आसपास को जो एरिया को लिप दिया जाता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। लेखक उसी से जो है तुलना किए हैं सूर्योदय का, सूर्योदय से पहले का जो आसमान होता है उसका उसी से तुलना किए हैं। और कभी कहते हैं ऐसा लग रहा है ना जैसे नीला शंख जो है, नीला शंख तो है ही, लेकिन कभी कह रहे हैं जो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चौका को जो है अभी तुरंत जो है राख से लिप दिया है। ठीक है। देखिए इसका हम अर्थ लिखे हैं अपनी भाषा में, आप लोग यहाँ तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर से जो है
समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो आपका जो है, ये यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये तो फॉर्मेलिटी है, दृश्य की चर्चा की है। देखिए कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व, कवि क्या कर रहे हैं, जो सूर्योदय से पूर्व यानी कि सूरज निकलने से पहले, ठीक है, सूरज निकलने से पहले का आसमान नीले शंख की तरह होता है। सूर्योदय से पहले का जो आसमान होता है वो कैसा होता है साथियों, वो होता है नीले शंख क्या जैसा, ठीक है। फिर से लेकर करें, भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है, ठीक है। भोर का जो आसमान था वो कैसा था, तो राख से लिपा हुआ चौका के समान था, राख से लिपा हुआ चौका के समान था, ठीक है। फिर से कवि कहते हैं कि प्रभातकालीन बेला सौंदर्य की सम्राज्ञी होती है, और प्रभातकालीन जो बेला होती है, ठीक है, वो रूप की रानी होती है, रूप की रानी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लेखक क्या कर रहे हैं, आगे लेखक क्या कर रहे हैं भाई मेरे, वो समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे बहुत, ठीक है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। अच्छा, बहुत काली मतलब लेखक कह रहे हैं कि ये काली सील, काली सील जैसे लग रहा है जो कोई काली सील पे क्या कर दिया है, केसर को रगड़ दिया है, और रगड़ने के बाद क्या किया है, उसको धो दिया है, उसको धो दिया है, और उसके बाद जो उस पे लालिमा चढ़ गए है ना, वैसा आसमान लग रहा है। सील के मतलब क्या होता है, तो सील के मतलब होता है साथियों पत्थर, क्या होता है, पत्थर। तो लेखक यहाँ पे यही कह रहे हैं जो बहुत बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, मतलब लेखक कह रहे हैं ये काली सील पे जरा सा लाल केसर जो है मल दिया गया है, और उसके बाद जो उसको धो दिया गया है, वैसा प्रतीत होता है प्रातःकालीन आसमान, ठीक है, प्रातःकालीन आसमान। फिर से लेखक तुलना करते हैं आसमान का, देखिए करे सलेट पर या लाल खरिया चाक मल दी हो किसी ने, और फिर से लेखक कर रहे हैं ये ऐसा लगता है आमतौर पे ये जैसे सिलेट पर जो है कोई लाल खरिया को क्या किया है, मल दिया है। आमतौर पर जो खरिया होता है, खरिया मतलब क्या, खल्ली, जो हम लोग लिखने में सलेट में जो बचपन में हम लोग लिखते थे, वही खल्ली, जो खल्ली से जो है सिलेट पे लिखते थे। अभी भी बच्चा लोग सिलेट पे ही लिखता है, ठीक है। आजकल स्मार्ट सिलेट भी आ गया है, ठीक है। चलिए तो वही कह रहे हैं जो कवि कह क्या रहे हैं, कवि कह रहे हैं जो लगता है ना जैसे कोई सिलेट पे लाल खरिया जो है, लाल खरिया से लिख दिया है, उस तरह जो आसमान क्या हो रहा है, लालिमा दिखा रहा है, ठीक है। फिर से इसका अर्थ आप लोग समझिएगा। देखिए इधर हम लिखे हैं, देखिए, हाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि भोर का, ठीक है, भोर का आसमान राख से लिपे हुए किसका है, चौके किस तरह होता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया गया, ठीक है। हम बताए थे, कवि कह रहे हैं जो ऐसा लगता है जैसे कोई लाल केसर सील पे क्या कर दिया, मल दिया, उसके बाद उसको धो दिया, ऐसा जो है प्रातःकालीन आकाश जो है लग रहा है, ठीक है। लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है, फिर से कभी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे सलेट पर जो है लाल खरिया क्या कर दिया, लाल खरिया की चाक जो है उस पे मल दिया गया ना, उस पे मल दिया गया। अब देखिए आगे कवि क्या कर रहे हैं, आगे कवि कह रहे हैं भाई मेरे, नील जल में या किसी की, ठीक है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिला दे, ठीक है, झिलमिल दे जैसे हिल रहे हो। वाह, देखिए कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रहे हो। कवि यहाँ पे कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं जो ऐसा लगता है जैसे कोई नील जल में, ठीक है, कोई जल में, ठीक है, कोई सुंदर कन्या जो है नहा रही हो, सुंदर कन्या जो है नहा रही हो, और उसका जो शरीर है वो क्या हो रहा है, झलक रहा है और चमक रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है सुबह का आकाश जो है नजर आता है, प्रातःकालीन आकाश जो है वैसा नजर आता है, जिस प्रकार जो है कोई सुंदर कन्या जो है एकदम साफ सुथरा जल में जो है स्नान करके निकल रही हो या स्नान कर रही हो, तो वहां जो उसका जो चमक होता है, उसका जो देखने का जो नजरिया होता है, ठीक है, उसी तरह से जो है कवि जो है यहाँ पे वर्णन करते हैं
और देखिए कवि कह रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। हम यहाँ पे लिखे हैं प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, ठीक है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा करते हैं और कवि कहते हैं कि नीला आकाश, ठीक है, मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है, नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो। यानी कि कवि कह रहे हैं कि नीला आकाश जो है वो क्या हो रहा है, नीला आकाश जो है मानो नीले जल का, यानी कि जिस प्रकार जो है नीला जल होता है उसी प्रकार जो है आकाश प्रतीत हो रहा है और उसमें सूर्य का लालिमा इस तरह प्रतीत हो रहा है जैसे कोई उसमें जो जैसे नीला जल में कोई सुंदर कन्या जो है स्नान कर रही हो। ठीक है, आगे देखिए और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रहा हो। इस प्रकार कवि जो है इस पंक्ति का अर्थ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम भी अर्थ स्पष्ट कर दिए, आप लोग समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं और आगे अंतिम पंक्ति है। हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लाते हैं, यानी कि ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हैं, क्योंकि जो समय समझाने का रहेगा उतना में खत्म कर देना है। ठीक है, तो फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, चले। और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है और कवि कह रहे हैं अब जो है इस उषा का जादू टूट रहा है, उषा का जादू टूट रहा है, यानी कि जो लालिमा था वो सब खत्म हो रहा है। कहा है कि अब सूर्योदय हो रहा है, यानी कि जैसे सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। जैसे सूर्योदय होगा उषा का जादू क्या होगा साथियों, टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित, ठीक है, रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है। ठीक है, प्रातःकालीन समय क्या होता है, सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है। कंप्लीट है। लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा क्या हो जाती है, नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपना भाषा में समझिए तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं और, ठीक है, जादू टूटता है इस उषा का। कवि कहते हैं कि अब जो है इस उषा का जादू टूटता है। ठीक है, उषा का जादू टूटता है और कैसे टूटता है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। जैसे सूर्योदय होगा उषा का जादू, ठीक है, उषा का जादू टूट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आगे तो है नहीं, तो इस प्रकार हम जो है इस कविता का जो है अर्थ स्पष्ट कर दिए और आई होप कि आपको जो है ये पूरी कविता का भावार्थ जो है समझ में आ गया होगा और क्लास जो है बढ़िया लगा होगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे जो है हम इसका वीडियो लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो बारी बारी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि नया वीडियो जो है आपके पास पहुंचे। थैंक यू।